तो दोस्तों एक और ही महत्वपूर्ण थिंकर हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनका टाइम पीरियड 1856 से 1920 के बीच में रहा है। तो इनका हम लोग सबसे पहले जीवन चरित्र देखेंगे। तो लोकमान्य तिलक का जन्म एक ऐसे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था जिसका संबंध इतिहास के गौरवशाली पेशवाओं से था। तो इनका जो परिवार का संबंध था ये पेशवाओं से था। बालकाल से ही तिलक बड़े मेधावी एवं प्रखर बुद्धि के थे। 1779 में उन्होंने एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। कॉलेज जीवन से ही उनकी रुचि सार्वजनिक कार्यों की ओर बढ़ती गई। एक शिक्षा शास्त्री के रूप में उन्होंने पूना न्यू इंग्लिश स्कूल, दक्षिण शिक्षा समाज एवं फर्ग्यूसन कॉलेज के व्यवस्थापक के रूप में ख्याति अर्जित की। अपने अथक परिश्रम से उन्होंने वस्तुतः महाराष्ट्र में शैक्षणिक क्रांति ही उत्पन्न कर दी थी। ओरिएंटल सोसाइटी के लिए ज्योतिष शास्त्र के आधार पर वेदों की प्राचीनता सिद्ध करने वाले एक विद्वत्तापूर्ण निबंध के कारण देश विदेश में उनकी ख्याति फैल गई थी। 1989 में कांग्रेस में अपने प्रवेश के बाद से ही एक राजनीतिक नेता के रूप में कांग्रेस के कार्यकलापों में तिलक ने उल्लेखनीय भूमिका अदा की। उदारवादियों की नीतियों से असंतुष्ट तिलक ने अपनी शक्ति महाराष्ट्र के राष्ट्रीय आंदोलन को सुसंगठित करने में लगाई और भारतीय नवयुवकों को में यह भाव भरने की चेष्टा की कि देश अपनी क्षमता किसी की दया के बल पर नहीं बल्कि अपने सामर्थ्य के बल पर अर्जित करे। अपने केसरी और मराठा नामक दो पथ तथा शिवाजी एवं गणपति उत्सवों द्वारा उन्होंने जनता में देशभक्ति की भावना फूंक दी और उसमें अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रवृत्ति उत्पन्न की। 1897 में तिलक बम्बई विधान परिषद के सदस्य चुने गए, जहां उन्होंने बड़ी निडरता के साथ सरकारी रवैये की कटी आलोचना की। महाराष्ट्र में अकाल एवं पुनः प्लेग के समय जनता के कष्टों के प्रति सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये से क्षुब्ध होकर दो नवयुवकों ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड एवं अन्य अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी थी। तिलक इस हत्याकांड से उनका कोई संबंध नहीं था बेसिकली, किंतु ब्रिटिश सरकार ने उस पर हिंसा एवं राजद्रोह भड़काने का आरोप लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 18 माह का कारावास उन्हें दे दिया गया। तिलक की गिरफ्तारी ने न केवल महाराष्ट्र को वरन संपूर्ण भारत को उग्र बना दिया और सरकार को यह अनुभव हो गया कि तिलक जनता पर कितना प्रभाव है। 1905 में बंग भंग के समय तिलक का राजनीतिक कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र से बढ़कर संपूर्ण भारत हो गया। केसरी के माध्यम से उन्होंने स्वदेशी बहिष्कार व स्वराज का संदेश जन जन तक पहुंचाया। लाल बाल पाल ने देश में वस्तुतः एक संगठित उग्रवादी एवं राष्ट्रवादी दल को राष्ट्रीय रंगमंच पर ला खड़ा दिया। कांग्रेस के उदारवादी नेता तिलक के उग्र और यथार्थवादी विचारों से सहमत नहीं हो सके। फलस्वरूप कांग्रेस के नरम एवं गरम दल मतभेद की खाई चौड़ी होती गई और अंततः 1907 में सूरत की फूट सामने आई। बाद में 1915 तक, जब तक मुख्यतः एनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों दलों में पुनः एकता स्थापित न हो गई, उग्रवादी कांग्रेस के बाहर ही रहकर कार्य करते रहे। 1908 में तिलक को राजद्रोह के मिथ्यारोप में पुनः गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए कठोर दंडावास भेज दिया गया। उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया था, जहां उन्होंने अपना विख्यात ग्रंथ गीता रहस्य की रचना की थी। 1914 में कारावास से मुक्त होने पर तिलक पुनः राष्ट्रीय संगठन के कार्य में लग गए। 1916 से 1920 तक उन्होंने होम रूल लीग का प्रचार करके कांग्रेस के कार्य देश के स्वाधीनता संग्राम को आगे बढ़ाया। एनी बेसेंट के प्रयत्नों से तिलक पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए और अंत तक इसी में रहे। 1918 में वे सर्वसम्मति से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन सिरोल केस के सिलसिले में इंग्लैंड चले जाने से वे गौरवशाली पद को स्वीकार न कर सके। दिसंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में जब लोग तिलक के सभापति चुने जाने की आशा कर रहे थे, तभी उन्हें मृत्यु ने आ घेरा और 21 जुलाई 1920 को मुंबई में आकस्मिक बीमारी से स्वाधीनता संग्राम के इस व्यक्ति योद्धा का स्वर्गवास हो गया। महात्मा गांधी ने कहा है कि मैंने अंतरात्मा का मूल्य तिलक महाराज से सीखा है। मैंने अंतरात्मा का मूल्य तिलक महाराज से सीखा है। महात्मा गांधी आधुनिक भारत का निर्माता तिलक थे। पंडित नेहरू कहते हैं कि भारतीय क्रांति के जनक थे तिलक। लोकमान्य की उपाधि होम रूल आंदोलन के दौरान मिली थी उनको। मौलाना हसरत मोहानी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। जीवन चरित्र संक्षेप में तो बाल गंगाधर तिलक एक महान कर्मयोगी, पत्रकार, शिक्षक, उद्भट स्वतंत्रता सेनानी थे। तिलक ऋग्वेद, वेदांत, गीता एवं कांट व ग्रीन के दर्शन के प्रकांड पंडित थे। उनमें राजनीतिक यथार्थवाद की पैनी सूझबूझ तथा विशाल बौद्धिक आदर्शवाद का मिश्रण था। इस महान विभूति ने भारतीयों को स्वराज के अधिकार का पहला पाठ। फिर है भारतीय आधुनिक चिंतन की आदर्शवाद से जुड़ी धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उग्र एवं आमूल परिवर्तनवाद का नया पाठ पढ़ाया। तिलक का जन्म महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। रत्नागिरी में हुआ था। उन्होंने उच्च अध्ययन में गणित में रुचि के बावजूद कानून का विषय चुना ताकि जन जागरण में सहायता मिले। उन्होंने स्वयं कहा, मैं एक ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें कि मुझे अंग्रेज शासकों के साथ संघर्ष न करना पड़े। उन्होंने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत 1880 में
1880 में शिक्षा के क्षेत्र में की थी। अपने मित्र चिपलूणकर एवं अगरकर के साथ मिलकर उन्होंने पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल, फर्गुसन कॉलेज तथा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। स्वदेशी आंदोलन के दिनों में समर्थ विद्यालय खुलवाए। एक पत्रकार के रूप में केसरी, ये मराठी भाषी में था केसरी, और मराठा अंग्रेजी भाषा में नमक प्रसिद्ध समाचार पत्रों का 4 दशक तक संपादन किया। 1989 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। 1895 तक उदारवादी रहे। बाद में उग्रवादी एवं गर्मपंथी सिद्धांतों का वर्णन किया। केसरी में तिलक ने स्वयं घोषणा की थी कि भारत में अंग्रेज नौकरशाही से अन्याय विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा प्रयास करना पत्थर की दीवार से टकराने के समान है। 1880 के दशक में गणपति एवं शिवाजी महोत्सव शुरू कर जनता में देशभक्ति का भाव फूका था। तो 1980 के दशक में गणपति एवं शिवाजी महोत्सव शुरू कर जनता में देशभक्ति का भाव फूका था। तो 1893 में गणपति महोत्सव शुरू किया गया था, 1893 में, और 1996 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया गया। तिलक 2 बार कारावास गए। पहले 1897 में 18 माह के लिए, जब चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड व अंग्रेज अधिकारी आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी थी, क्योंकि रैंड ने प्लेग महामारी के दौरान जन विरोधी कदम उठाए थे। ब्रिटिश सरकार ने तिलक को इसमें घसीट लिया। जूरी न्यायाधीशों का समूह द्वारा कारावास का निर्णय देने पर उन्होंने कहा था, जो कि स्मरणीय है, जूरी के निर्णय के उपरांत भी मैं यह कहना चाहता हूं और मैं घोषणा करता हूं कि मैं निर्दोष हूं। इस सृष्टि में उच्च यानी ईश्वरीय शक्तियां हैं जिनके द्वारा घटनाओं पर शासन किया जाता है, और संभवतः ये ईश्वर की ही इच्छा है कि मैं जिस उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता हूं वह मेरे मुक्त रहने की अपेक्षा मेरे विपथ यानी कारावास के कारण फलेगा फूलेगा। दूसरी बार 1908 से 1914 तक 6 वर्ष के लिए, जब मुजफ्फरपुर बम कांड, जिसमें खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, के दोषियों को देशभक्ति की प्रशंसा केसरी में की गई थी, सरकार ने अवसर का फायदा उठाकर निर्वासित कर उन्हें मांडले जेल बर्मा भेज दिया था। मांडले जेल से रिहा होने के बाद 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की और औपनिवेशिक स्वराज के आंदोलन को आगे बढ़ाया। 2007 में सूरत में उदारपंथ एवं उग्रपंथ, नरम दल एवं गरम दल की कांग्रेस फूट के बाद तिलक 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में आए और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट, जो कि 1916 में हुआ था, में करवाया और सुप्रसिद्ध घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूं। 1908 में सर्वसम्मति से कांग्रेस के बम्बई के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, पर वैलेंटाइन सेरोल केस में उन्हें इंग्लैंड के लिए जाना पड़ा, जिससे वो पद नहीं ग्रहण कर पाए थे। 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन से लौटकर 1920 में लोकतांत्रिक स्वराज दल डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी का गठन किया। 1920 में इनका निधन हो गया। करेंदकर ने तिलक को आधुनिक भारत के हरकुलियस तथा प्रोमेथियस कहा, क्योंकि वे उग्र भारतीय राष्ट्रवाद के जनक थे। वैलेंटाइन सेरोल ने अपनी पुस्तक द इंडियन अनरेस्ट में तिलक को आलोचनात्मक रूप में भारतीय अशांति का जनक, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा। तिलक ने इस संदर्भ में सिरोल के खिलाफ इंग्लैंड में मानहानि का दावा भी किया, पर वे केस हार गए। व्यापक जन स्वीकृति एवं वैधता के कारण तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास में लिखा, अपने देश प्रेम और अथक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कहलाए जाने लगे तथा उनकी एक देवता के समान पूजा होने लगी। महात्मा गांधी ने स्वयं लिखा है कि हमारे समय में किसी भी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना तिलक का है। स्वराज के संदेश का किसी ने इतने आग्रह से प्रचार नहीं किया जितना तिलक ने किया। तिलक व गांधी के बीच ब्रिटिश प्रतिरोध के तरीके को लेकर मतभेद था। तिलक जहां निष्क्रिय प्रतिरोध के समर्थक थे, वहीं गांधी सत्याग्रह के हिमायती थे। गांधी ने अगस्त 1921 में असहयोग आंदोलन के संचालन में आर्थिक सहयोग लेने हेतु तिलक की प्रथम पुण्यतिथि पर तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी। कब? 1921। तिलक ने 1920 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विचार दिया, जो 1956 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट के बाद संभव हुआ। हम तिलक की रचनाओं को देखते हैं तो द ओरियन 1893 में पुस्तक आती है। तो डॉक्टर ब्लूमफील्ड ने इसे महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना बताया। वैदिक क्रोनोलॉजी एवं वेदांग ज्योतिषी, दोनों पुस्तकों में तिलक ने ज्योतिषी एवं नक्षत्रों के माध्यम से वेदों के काल निर्धारण की कोशिश की थी। द आर्कटिक होम इन वेदास 1903 में पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव बताया। यह एरदा जेल पुणे में लिखी गई पुस्तक थी। गीता रहस्य कर्मयोग शास्त्र था, ये 1915 में लिखा गया। ये मूलतः मराठी में लिखी गई पुस्तक थी। तिलक ने इसे मांडले कारावास, जो कि 1908 से 1914 के बीच दौरान लिखा था। यह कर्मयोग पर लिखी गई पुस्तक। तिलक के गीता रहस्य पर टी.एच. ग्रीन की पुस्तक प्रोलेगोमेना टू इथिक्स का प्रभाव था।
टीनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी, ये व्याख्यान था उनका। अब गीता रहस्य एवं कर्मवाद। तो मांडले जेल में तिलक ने गीता का जो भाष्य गीता रहस्य लिखा, वह गीता की व्याख्या मात्र नहीं बल्कि उसमें पूर्वी एवं पश्चिमी नीति शास्त्री एवं तत्वशास्त्री सिद्धांतों का समन्वय है। इसमें शंकर के संन्यासवादी दृष्टिकोण का खंडन और सामाजिक व राष्ट्रीय कर्तव्य पालन से संबंधित कर्मयोग का मंडन है। तिलक द्वारा वर्णित कर्मयोग जीवन, नैतिकता एवं धर्म का समुचित दर्शन है। इसमें अनुभववादियों के इंद्रियानुभववाद और उपयोक्तावादियों के सुखवाद की बजाय उपनिषदों एवं गीता में वर्णित अद्वैतवाद एवं कर्म सिद्धांत का सामाजिक आदर्शवाद, लोकतांत्रिक नैतिकता तथा गतिशील मानववाद जैसे आधुनिक सिद्धांतों के साथ समन्वय किया गया। इसमें कांड के कर्तव्य के लिए कर्तव्य, गीता का निष्काम कर्म तथा ग्रीन द्वारा प्रतिपादित नैतिकता भी है। महाकवि दिनकर ने कहा है, गीता एक बार तो भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकली, दूसरी बार उसका सच्चा आख्यान तिलक ने किया। आदर्शवाद क्या होता है, आइडियलिज्म क्या होता है? तो पश्चात दर्शन से जुड़े आदर्शवाद यानी प्रत्ययवाद के तहत यह विश्वास किया जाता है कि सृष्टि का सार तत्व या भौतिक पदार्थ नहीं, सृष्टि का जो सार तत्व है वो जड़ या भौतिक पदार्थ नहीं बल्कि चेतना व चेतन तत्व है, यानी कॉन्शियसनेस है, आइडिया। तो मैटर नहीं है सार तत्व, क्या है? आइडिया है सार तत्व। इस प्रकार आदर्शवाद भौतिकवादों या जड़वाद का विपरीत सिद्धांत है। चेतना जितनी उन्नत, उत्कृष्ट व उदात्त होती है, समाज भी उतना ही उन्नत एवं महान होता है। पश्चिमी विचारकों में आदर्शवाद के प्रारंभिक संकेत यूनानी दार्शनिक प्लेटो में मिलते हैं। आधुनिक दार्शनिकों में जर्मन विचारक इमैनुअल कांट, हेगल, ब्रिटिश दार्शनिकों में टी.एच. ग्रीन, बोसांके एवं ब्रेडले के विचारों में आइडियलिज्म के छाप हमें देखने को मिलती है। आदर्शवाद का सर्वोच्च नायक हेगल था। भारतीय आदर्शवाद एवं आदर्शवादी, तो इंडियन आइडियलिज्म एंड आइडियलिस्टिक पर्सन। तो यूरोपीय आदर्शवादियों की तरह भारतीय आदर्शवादी भी विचार या चेतना को ही सृष्टि का मूल तत्व मानते थे। आत्मा चेतन तत्व है तथा शरीर जड़ तत्व है। शरीर में स्पंदन व गतियों की मूल आत्मा है। प्रत्येक समुदाय की अपनी चेतना के अनुरूप परंपराएं, संस्कृति एवं व्यक्तित्व होता है। अतः भारतीय संस्कृति का आधार प्राचीन वैदिक समन्वयवादी संस्कृति व विचार होंगे। स्वामी दयानंद, लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, सुब्रमण्यम भारती एवं वीर सावरकर मुख्य आदर्शवादी थे। अब तिलक के जो समाज सुधार संबंधी विचार थे उनको देख लेते हैं। समाज सुधारों के संबंध में तिलक पर अक्सर प्रतिक्रियावादी या रूढ़िवादी होने का आरोप लगाया जाता है। आरोपों की पुष्टि के लिए 3 घटनाओं का मुख्यतः जिक्र किया जाता है। पहला है शारदा सदन विवाद, जो कि 1889 में हुआ था। पंडिता रमाबाई ने अमेरिकन ईसाई मिशनरीज की सहायता से पहले मुंबई और फिर पूना में विधवा आश्रम शारदा सदन खोला। तिलक ने इसे धर्म परिवर्तन का केंद्र बताया। उनका आरोप था कि स्त्री शिक्षा व विधवा उद्धार के नाम पर मिशनरीज धर्मांतरण का कुटिल खेल खेल रही। चाय पार्टी की चर्चा 1890 में। एक दिन एक ईसाई मिशनरीज के घर तिलक, महादेव गोविंद नराडे, गोखले आदि ने चाय पी। परंपरावादी हिंदुओं की नजर में यह भयंकर अपराध था। बाद में तिलक ने चाय पीने को अपनी गलती बताया तथा पश्चात के रूप में माफी मांगी थी। सम्मति आयु अधिनियम, जो कि 1891 में आया था। एज ऑफ कंसेंट बिल जो आया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था 1992 में। तो कलकत्ता की विधान परिषद में बाल विवाह की रोकथाम के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट बनाया, तो तिलक ने इसका विरोध किया। हालांकि तिलक बाल विवाह के पक्षधर नहीं थे, पर ऐसे सुधार कानूनों में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध थे। तिलक विधवा विवाह के भी पक्षधर नहीं थे। तिलक के धुर विरोधी वेलेंटाइन सिरोल ने उन पर रूढ़िवादिता के आरोप लगाए। तिलक रूढ़िवादी नहीं थे, पर समाज सुधारों के संबंध में उनके अपने तर्क थे। तिलक समाज सुधारों की तुलना में राजनीतिक स्वतंत्रता को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। जहां अन्य तत्कालिक सुधारवादी समाज सुधार को राजनीतिक प्रगति की पूर्व शर्त मानते थे, वहीं तिलक चाहते थे कि संपूर्ण शक्ति देश की राजनीतिक स्वतंत्रता में झोंक दी जाए, समाज सुधार बाद में हो जाएगा। तिलक ने आयरलैंड व बर्मा के उदाहरण से यह साबित किया कि उन दोनों देशों के समाज स्वतंत्र एवं प्रगतिशील हैं, फिर भी वे राजनीतिक रूप से परतंत्र हैं। अतः सामाजिक सुधार राजनीतिक स्वायत्तता व विकास की पूर्व शर्त नहीं। जहां अन्य समाज सुधारक ब्रिटिश सरकार व नौकरशाही से हिंदू धर्म में सुधार के लिए कानून बनाने की अपेक्षा रखते थे, वहीं तिलक का दृष्टिकोण था कि इस याचक प्रवृत्ति से हिंदुओं की अक्षमता उजागर होती है तथा उनकी गरिमा एवं आत्मविश्वास कम होता है, आत्मस्वाभिमान कम होता है। साथ ही समाज की नैतिक व बौद्धिक नींव कमजोर होती है। तीसरा उनका तर्क यह था कि समाज सुधार कार्य सैन्य तथा जनमत निर्माण से ही संभव है, इन्हें नौकरशाही के डंडे के दम पर नहीं सौंपा जाना चाहिए। पश्चात सामाजिक विचार जीवन के अंधानुकरण व ईसाइयत के प्रचार का उन्होंने विरोध किया। और उनका एक महत्वपूर्ण तर्क था रूढ़िवादिता या सो कॉल्ड रूढ़िवादी होने के कारण। तिलक का राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी देखते हैं तिलक की। तो राष्ट्रवाद के बारे में उन्होंने विचार दिया है। तो तिलक का राष्ट्रवाद मूलतः सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक राष्ट्रवाद था।
और उनके राष्ट्रवाद पर पाश्चात्य राष्ट्रवाद का भी प्रभाव था। वे जे.एस. मिल की राष्ट्र की परिभाषा एवं 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत से प्रभावित थे। उनके राष्ट्रवाद में परम स्वतंत्रता के वेदांती आदर्श एवं एडवर्ड बर्क, जे.एस. मिल व वुडरो विल्सन की पाश्चात्य धारणाओं का समन्वय था। तिलक ने पाश्चात्य विचारकों की भांति राष्ट्रवाद को एक मनोवैज्ञानिक धारणा माना, अर्थात राष्ट्रवाद मूलतः एक राजनीतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक भाव है, जबकि अरविंदो घोष राष्ट्रवाद को एक ज्वलंत धार्मिक मनोभाव एवं मनुष्य में ईश्वरीय ध्वनि मानते थे। तिलक के राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे: स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्र शिक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरोध। राष्ट्रवाद एवं पुनरुत्थानवाद। तिलक का राष्ट्रवाद कुछ अंशों में पुनरुत्थानवादी था। उनका विचार था कि प्राचीन भारतीय संस्कृति के कल्याणकारी तथा जीवनदायिनी परंपराओं को पुनः स्थापना उसकी आवश्यक है। तिलक के अनुसार सच्चा राष्ट्रवादी पुरानी नींव पर ही निर्माण करना चाहता है। जो सुधार पुरातन के प्रति घोर असम्मान की भावना पर आधारित है, उसे सच्चा राष्ट्रवादी रचनात्मक कार्य नहीं समझता। इसलिए तिलक ने गणपति एवं शिवाजी उत्सवों को प्रोत्साहन दिया ताकि वर्तमान राजनीतिक घटनाओं व आंदोलन को ऐतिहासिक परंपराओं के साथ जोड़कर जन जागृति लाई जा सके। गणपति उत्सव की प्रेरणा एथेंस के ओलंपियन और पीथियन के उत्सवों से, शिवाजी उत्सव की प्रेरणा थॉमस कार्लाइल व जॉन रस्किन की पुस्तकों में वर्णित वीर पूजा हीरो वर्शिप से मिलती है। इमैनुअल ने लिखा है कि तिलक ने कांग्रेस की खंडशह नीति का शक्तिपूर्वक विरोध किया और अपना अखंड राष्ट्रवाद का सिद्धांत देश के समक्ष रखा। तिलक ने पुराने नेताओं को जो चुनौती दी, उसी के कारण निम्न मध्यम वर्ग के असंतुष्ट युवक उनके चतुर्दिक एकत्र हो गए। कुछ आलोचक आरोप लगाते हैं कि तिलक का पुनरुत्थानवाद कोरा हिंदू राष्ट्रवाद था। अंग्रेज इतिहासकार पावेल प्राइस अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जवाब थी और आवश्यक भी थी, क्योंकि तिलक की असहिष्णुता से पृथकत्व की भावना को बल मिलता था। वह प्रशासन की संभावना से और भी अधिक तीव्र हो गई थी। रजनी पामदत्त ने अपनी प्रसिद्ध रचना इंडिया टुडे 1940 में लिखा, तिलक और अरविंदो ने राष्ट्रीय जागरण का हिंदू पुनरुत्थान के साथ एकात्म स्थापित कर दिया था, इसलिए मुस्लिम जनता राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक हो गई। एम.एन. रॉय ने अपनी पुस्तक इंडिया इन ट्रांजिशन 1922 में लिखा कि जब तिलक ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रवाद शुद्ध ऐहिक नहीं हो सकता और इसका आधार सनातन हिंदू धर्म होना चाहिए, तो अखंड राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन देने वाली प्रतिक्रियावादी शक्तियों का भंडाफोड़ हो गया। एम.एन. रॉय आगे लिखते हैं कि तिलक ने विद्रोही भावना का अभाव था, वे चतुर राजनीतिज्ञ थे, अतः जहां तक धार्मिक विश्वासों में आध्यात्मिक दुराग्रहों का संबंध है, वे गांधी से अधिक मिलते जुलते थे। पर ये आरोप पूर्ण सत्य नहीं है। तिलक ने मोहम्मद अली जिन्ना, एम.ए. अंसारी, मोहम्मद अली और शौकत अली आदि मुस्लिम नेताओं से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए हुए थे। शौकत अली ने लिखा, मैं पुनः 100वीं बार कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद अली और मैं तिलक की पार्टी के थे और आज भी हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुए लखनऊ पैक्ट, जो कि 1916 में हुआ था, में भी मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका थी और 1920 में तिलक ने खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी तो नहीं थे, है ना। वो एक कुल मिला के संयोग था, क्योंकि उनको पुनर्जागरण करना था, तो किसी न किसी सिंबल का सहारा लेना था। सिंबल हिंदू धर्म में ही थे या धर्म में थे, तो चूंकि हिंदू धर्म से वो बिलोंग करते थे, तो हिंदू धर्म के ही सिंबल्स का उपयोग करेंगे, जिससे कि दूसरे जो संप्रदाय हैं, दूसरे धर्म, वहाँ के लोग थोड़ा सा हताहित या असहयोग महसूस करते हैं, या एक प्रकार से थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, जो कि इंटेंशनल नहीं था। वो एक हो गया, मतलब चीजें कभी अनप्लान्ड होती हैं, लेकिन वो हो जाती हैं, तो ऐसा ही था। तिलक का और राष्ट्रवाद, निरपेक्ष अहिंसा का विरोध इन्होंने किया है। तो तिलक को नरमपंथियों की 3P प्रेयर, पिटीशन और पीसफुल प्रोटेस्ट की नीति पसंद नहीं थी। साथ ही उन्होंने शांतिवादियों एवं रूसी दार्शनिक टॉलस्टॉय की धर्मनिरपेक्ष अहिंसा की नीति को ही स्वीकार नहीं की थी। उन्होंने शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या को उचित ठहराया। चापेकर बंधुओं के साहस तथा चतुराई तथा बंगाल के क्रांतिकारियों के प्रचंड देशभक्ति की प्रशंसा की। श्यामजी कृष्ण वर्मा एवं वीर सावरकर से भी उनके नजदीकी संबंध थे। उन्होंने स्वीकार किया कि गीता में धर्मानुकूल हिंसा का संदेश दिया गया है, पर यह हिंसा लोक कल्याण के लिए हो, अहंकार तुष्टि के लिए नहीं। तिलक के शब्दों में, भीख मांगने से लेकर खुले विद्रोह तक जो भी उपाय तुम्हें अपने सामर्थ्य के अनुकूल जान पड़े, उसे चुन लो और उसी को करो, किंतु याद रखो, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है।
तिलक के लिए साध महत्वपूर्ण था, ना कि साधन। यहाँ वे गांधी से अलग थे। तो गांधी के लिए साध एवं साधन दोनों महत्वपूर्ण थे, जबकि तिलक के लिए साध महत्वपूर्ण था, साधन नहीं। वैलेंटाइन सेरोल ने लिखा कि तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हत्याओं को जन्म देने वाले वातावरण का निर्माण किया। 1908 में तिलक को दंड देने वाली जूरी के एक सदस्य ब्रैनसन ने कहा, तिलक के लेख विद्रोह की प्रच्छन्न धमकी से भरे हैं और उनके उपदेश का सारांश है स्वराज अथवा बम। पर ब्रिटिश पत्रकार व कूटनीतिज्ञ सिरोल व जूरी सदस्य ब्रैनसन के आरोप में सत्ता का अंश नहीं है। तिलक ने स्वयं लिखा है, मैं राष्ट्रवादी हूं और अपने देश से प्रेम करता हूं, किंतु मैं किसी योजना से परिचित नहीं हूं जिसका उद्देश्य वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को हिंसात्मक तरीके से उलट देना हो। निष्कर्षतः तिलक ना तो यूटोपियाई यानी काल्पनिक थे, काल्पनिक ढंग के आदर्शवादी थे, और न ही मैकियावेली, हॉब्स या बिस्मार्क की भांति यथार्थवादी थे। वे इन अतिवादी संप्रदायों की बजाय मध्यम मार्गी अर्थात लोकतांत्रिक यथार्थवादी थे, उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा। तो 1905 के बंगभंग आंदोलन के समय कांग्रेसी नेतृत्व मुख्यतः दो धाराओं में बढ़ गया। एक घड़ा उदारवादियों का था, जो ब्रिटिश शासन को भारतीय हित संवर्धन के लिए आवश्यक तथा ईश्वरीय वरदान मानते थे। इनका प्रार्थना, याचिका एवं शांतिपूर्ण विरोध में विश्वास था। मुख्य नरमपंथी या उदारवादी नेता थे फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, रासबिहारी बोस एवं दिनाशा वाचा। शुरुआती दौर में उदारवादी कुछ हद तक सही थे, जैसा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा, कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ उदारवादी या गर्मपंथी थे, जिनका प्रार्थना या याचिका की बजाय स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और स्वराज में विश्वास था। उनका तर्क था कि राजनीतिक अधिकार मांगने से कभी नहीं मिलते हैं, ये लड़कर प्राप्त किए जाते हैं। मुख्य उग्रपंथी जो नेता थे, लाल बाल पाल, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल था, अरविंदो घोष थे। तिलक के प्रभाव के कारण गरम दल का नारा था, आत्मनिर्भरता ना कि इच्छा, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इच्छा नहीं। तिलक का स्वराज। तो 1916 की लखनऊ कांग्रेस में तिलक ने भारतीयों को एक महान मंत्र दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज एक वैदिक शब्द है, इसका प्रयोग महाराष्ट्र में शिवाजी के राजतंत्र के लिए किया जाता था। तिलक का दृष्टिकोण आध्यात्मिक था, इसलिए वे स्वराज को मनुष्य का अधिकार ही नहीं बल्कि धर्म भी मानते थे। तिलक के मान्यतानुसार स्वराज राष्ट्रीय धर्म है। तिलक का स्वराज राजनीतिक, नैतिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार का है। राजनीतिक दृष्टि से स्वराज का अर्थ है राष्ट्रीय स्वशासन, नैतिक दृष्टि से आत्मनिग्रह व स्वधर्म तथा आध्यात्मिक दृष्टि से आंतरिक स्वतंत्रता व ध्यानजन्य आनंद की प्राप्ति। 1916 से पूर्व तक स्वराज से तिलक का आशय था देश के लिए पूर्ण संप्रभुता एवं स्वाधीनता, जिसमें ब्रिटिश क्राउन के लिए कोई स्थान नहीं था। लेकिन 1916 में तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार इसे होम रूल रूप दे दिया गया। होम रूल आंदोलन के दौरान मई 1916 में तिलक ने कहा, स्वराज से अभिप्राय केवल यह नहीं है कि भारत के आंतरिक मामलों का संचालन तथा प्रबंधन भारतवासियों के हाथों में है। हम ब्रिटेन के राजा को बनाए रखने में विश्वास करते हैं। संक्षेप में, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज। तो पहले ये पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे, बाद में थोड़ा सा इन्होंने अपनी टोन डाउन की थी और ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ये स्वराज की मांग करने लगे थे। इसे ही औपनिवेशिक स्वराज कहा जाता है। सर आइजक बट ने होम रूल का इजाद किया था। होम रूल आयरलैंड से संबंधित है। तिलक पर आयरलैंड के राजनीतिक आंदोलन व कार्यविधि का प्रभाव था। तिलक को लोकतांत्रिक स्वराज का प्रतिपादक भी कहा जाता है, क्योंकि स्वराज में अंतिम सत्ता जनता के हाथ में थी। इसलिए उन्होंने कहा, भारतीय रियासतों में भारतीय शासक होते हुए भी स्वराज नहीं। तिलक को व अन्य गर्मपंथियों ने बंग-भंग आंदोलन, जो कि 1905 में हुआ था, कि लगभग 4 वर्ष तक स्वराज का जो आंदोलन चलाया, उसके 4 प्रमुख स्तंभ थे: स्वदेशी, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा। पहला, स्वदेशी कार्यक्रम एक प्रकार का आर्थिक शस्त्र था, इसके माध्यम से ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जड़ों पर प्रहार किया जाना था। कांग्रेसी उग्रपंथियों का स्वदेशी आंदोलन वास्तव में आयरलैंड के सिन फिन आंदोलन का प्रतिरूप था। स्वदेशी एक आर्थिक पक्ष ही नहीं, अपितु एक राजनीतिक नारा था, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता के द्वारा सशक्त भारत बनाना था। बहिष्कार एवं निष्क्रिय प्रतिरोध, बाइकॉट एंड पैसिव रेजिस्टेंस। तो बहिष्कार के तहत ब्रिटिश प्रशासन, राजस्व व न्यायिक तंत्र को बहिष्कार व असहयोग के माध्यम से पंगु बनाया गया। यह एक दबावकारी नीति थी ताकि ब्रिटिश शासन स्वराज की मांग माने। इसके तहत सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों, शिक्षण संस्थानों का बाइकाट करना था तथा कर व मालगुजारी नहीं देनी थी। यह बहिष्कार का स्वरूप ही बाद में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का आधार बना। बहिष्कार को निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, या सरकार की दमनकारी नीतियों व काले कानूनों का सक्रिय
एक्टिव नहीं बल्कि निष्क्रिय विरोध है। अरविंदो घोष ने इस साधन को रक्षात्मक प्रतिरोध, डिफेंसिव रेजिस्टेंस कहा। गांधी का सत्याग्रह सक्रिय प्रतिरोध था, एक्टिव रेजिस्टेंस था, है ना। तो डिफेंसिव और एक्टिव रेजिस्टेंस में क्या अंतर होता है? बेसिकली इसमें अंतर यही होता है कि डिफेंसिव एंड रक्षात्मक प्रतिरोध में आप हिंसा को इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है, या आपके पास वो आपके पास, है ना, शक्ति नहीं है, या वो समय नहीं है कि आप हिंसा का प्रयोग कर सकें। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि हिंसा का प्रयोग जायज हो जाए तो आप हिंसा का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन जो सक्रिय प्रतिरोध होता है वहां पर हिंसा एक धर्म होती है, सॉरी, अहिंसा एक धर्म होती है। यानी अहिंसा हमको करनी ही है, मतलब अहिंसा को हम आगे ही लेके चलेंगे, चाहे समय हो चाहे ना हो। अहिंसा मतलब अहिंसा। इनके लिए अहिंसा हम नहीं करेंगे, इसका, है ना, अहिंसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। अगर कहीं परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो हिंसा से भी परहेज नहीं करेंगे। ये रक्षात्मक प्रतिरोध है। और जो बेसिकली सक्रिय प्रतिरोध है वो है कि अहिंसा के लिए, मतलब अहिंसा मतलब अहिंसा, नो हिंसा मतलब नो हिंसा। तिलक फिलॉसफी ऑफ रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, तिलक की संवादीय प्रत्युत्तरदायी सहयोग की नीति। यह तिलक की एक व्यवहारवादी नीति थी। 1919 में जब भारतीय शासन अधिनियम के तहत भारतीयों को कुछ अधिकार दिए गए तो उस समय तिलक ने से ये पूछा गया कि आप ब्रिटिश राज के साथ कितना सहयोग करेंगे, तो उनका उत्तर 2 शब्दों में था, रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, जिसका तात्पर्य था जितना सहयोग अंग्रेज शासन हमारी राजनीतिक मांगों का कार्य पूरा करने में करेंगे, हमारा सहयोग उनके साथ उसी अनुपात में होगा। यानी कि आप जितना आप हमारे साथ सहयोग करेंगे उतना हम भी आपके साथ करेंगे, ना 1 इंच कम ना 1 इंच ज्यादा। राष्ट्रीय शिक्षा, तो अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को राजनीतिक व मानसिक गुलामी तथा आत्महीनता की ओर धकेल रही थी। अतः राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के तहत देशभक्ति, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण व स्वदेशी प्रेम के आदर्श वाली शिक्षा देनी है। इसके तहत औद्योगिक व प्रौद्योगिकी शिक्षा में भारतीय संस्कृति, धर्मशास्त्र के मूल तथा राष्ट्रभाषा व राष्ट्रवाद के भावों का समावेशन किया गया। तिलक के प्रयासों से महाराष्ट्र में शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास के नाम पर रामदास विद्यालय खोले गए। संवैधानिक मांगों एवं साधनों के प्रति अविश्वास, उदारवादी एवं नरमपंथी कांग्रेसियों के विरुद्ध तिलक का हिम्मत था कि संवैधानिक आंदोलनों एवं साधनों का प्रयोग एक स्वतंत्र एवं उत्तरदायी लोकतांत्रिक शासन में ही संभव है। ब्रिटेन के लिए यह उचित हो सकता है पर भारत के लिए नहीं। भारत ना तो स्वतंत्र है ना ही लोकतांत्रिक। भारत में तो दंड विधान, पीनल कोड ही संभव है। तिलक के अनुसार राजनीति में परोपकार जैसी कोई चीज नहीं होती है। इतिहास में इस बात का कोई उदाहरण नहीं है कि एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र को स्वेच्छा से सत्ता सौंप दी। निरंकुश व अलोकतांत्रिक ब्रिटिश नौकरशाही से भीख मांगकर राजनीतिक सुधारों अथवा सुशासन को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः तिलक ने 1905 से 1908 तक उग्र एवं दमनकारी राजनीति के तहत 5 सूत्री कार्यक्रम का अवलंबन किया था, जिसमें स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा शामिल थी। पेरिस शांति सम्मेलन को स्मृति पत्र 1919 में उन्होंने भेजा था। तो इस स्मृति पत्र में तिलक ने मांग की कि भारत को ब्रिटेन के स्वशासी उपनिवेशों की तरह लीग ऑफ नेशन में प्रतिनिधित्व दिया जाए तथा भारत पर भी आत्मनिर्णय का नियंत्रण या आत्मनिर्णय का सिद्धांत लागू किया जाए। लोकतांत्रिक स्वराज दल, डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी, तो 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड अधिनियम के बाद विधानमंडलों के चुनाव होने थे तब तिलक ने चुनाव में भागीदारी के लिए लोकतांत्रिक स्वराज दल का गठन किया था, डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी का गठन किया था। 26 अप्रैल 1920 को इस दल का घोषणा पत्र जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में कुछ विद्वान तिलक का वसीयतनामा कहते हैं, तिलक का वसीयतनामा भी कहते हैं। तिलक विशेष, तो तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे, इसलिए उन्हें भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। 1901 में नेपाली राजा के साथ विद्रोह की योजना बनाई। 1895 व 1897 में 2 बार मुंबई विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। तिलक ने कहा कि एशिया तथा संसार की शांति के लिए नितांत आवश्यक है कि भारतवर्ष को आत्मशासन प्रदान करके पूर्व में स्वतंत्रता का गढ़ बना दिया जाए। मुंबई के गवर्नर लॉर्ड सिडेनहम ने कहा कि तिलक ही ब्रिटिश साम्राज्य को उलट देने वाले षड्यंत्र के मुख्य सूत्रधार हैं। करांदेकर ने तिलक को आधुनिक भारत के हरक्यूलियस एवं प्रोमिथियस की संज्ञा दी है। तिलक के राजनीतिक विचार भारत के धार्मिक ग्रंथों कौटिल्य के अर्थशास्त्र, शुक्र नीति एवं कमंदक के नीतिशास्त्र से प्रभावित है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये तिलक के ऊपर जो चैप्टर था समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।